मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है हौसला अगर तो फिर फासला क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मोल अंश या मोल प्रभाज, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं वो 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन से पूछे गए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल हैं। देखिए, एक 2019 में पूछा गया है और देखिए एक जो है 2020 में और एक 2023 में हमसे पूछा गया है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज की अपने ये न्यूमेरिकल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है कि जल में एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोले तो देखो C2H5OH, इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल होता है, या बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं एथाइल एल्कोहल। सही है, एथाइल एल्कोहल, जैसा आप पढ़ना चाहो। आईयूपीएसी नेम होता है बेटा इसका एथेनॉल, एथेनॉल। तो इस बात को आप याद रखेंगे, C2H5OH का कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। तो वो आपको कैसे भी लिखकर दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। वहां पर उसने एक न्यूमेरिकल में तो कॉमन नाम दिया था, उसका सामान्य नाम दिया था एथिल एल्कोहल। उसी तरह का न्यूमेरिकल दूसरा था, तो उसमें एथिल एल्कोहल का नाम एथेनॉल था। तो आपको एथिल एल्कोहल C2H5OH का सामान्य नाम बोले तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों पता होने चाहिए। सही है। तो जल में एथिल एल्कोहल का 1 विलियन भार अनुसार 46% है। विलियन में एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सही है। अब देखिए, मोल प्रभाज या मोल अंश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? आपको जल और एथिल एल्कोहल दोनों के मोलों की संख्या निकालनी होगी। जब भी आप जल का और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज या मोल अंश निकाल पाओगे। सर कैसे करेंगे? आइए बहुत ध्यान सुनिए। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए? देखो, हम किसी की भी मोलों की संख्या अगर निकाल रहे हैं, जो हमारे पास यौगिक दे रखा है, जो हमें यौगिक दे रखा है, चाहे वो एथिल एल्कोहल दे रखा है या जल दे रखा है, अगर हमें इनके मोलों की संख्या निकालनी है तो हमें इनका द्रव्यमान या भार, इंग्लिश में कहते हैं मास या वेट, तो हमें इनका द्रव्यमान पता होना चाहिए और हमें इनका मोलर द्रव्यमान या अणुभार पता होना चाहिए। जब भी हम क्या कर सकते हैं, इनके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं और फिर हम मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट कर पाएंगे। पहली शर्त है कि जो हमें यौगिक दिए हैं, जो हमें कंपाउंड दिए हैं, हमें उनके मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अब कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या उस समझो। देखो भाई, ये जो लिखा है 46%, ये जो 46% आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा क्या है? भार अनुसार बोले तो W/W, जो मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं। समझ गए? प्ले लिस्ट में जाओगे ना बेटा, आपको टॉपिक वाइज सब न्यूमेरिकल मिलेंगे। समझ गए? देखो, द्रव्यमान प्रतिशत हमने कंप्लीट कर लिया, हमने मोल प्रभाज मोलरता कंप्लीट कर ली और हमने मोललता कंप्लीट कर ली और हमने नॉर्मलता भी कंप्लीट कर ली। बेटा, इन्हें हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो कंप्लीट कर ही करें इनके साथ में हमने 2011 से लेकर 2024 तक के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट करें। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसे विजिट कीजिए और आपको ये सब न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो इसका भाई मतलब क्या होता है? 46% W/W या भार अनुसार या द्रव्यमान प्रतिशत भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो, ये जो ऊपर वाला W है, ये होता है विलेय की मात्रा। क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में। और यह W का मतलब होता है विलियन की मात्रा। क्या मतलब होता है? विलियन की मात्रा, ये भी ग्राम में। सही है। अब 46% का मतलब है, जो आगे दिखा दे रहा है ना 46, ये होता है विलेय, तो 46 ग्राम विलेय। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। विलेय आपका है कौन? सर हमारा तो देखो पढ़ो, जल में एथिल एल्कोहल का, जल में एथिल एल्कोहल का, तो एथिल एल्कोहल हमारा विलेय है। सही है, एथिल एल्कोहल का, तो एथिल एल्कोहल हमारा क्या विलेय है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल
46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं या 100 ग्राम विलियन में उपस्थित हैं। तो 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो इस 40% से हमें क्या पता चला? सर हमें यहां से विलेय का द्रव्यमान पता चल गया और विलियन का द्रव्यमान पता चल गया। जब हमें विलेय का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान पता चल गया तो हम यहां से विलायक का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? तो बात समझ में आ रही? तो इस 46% का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, क्या समझ में आ गया भाई? 40% में जो 46 ग्राम है, तो 46 ग्राम कौन है? एथिल अल्कोहल है और वो काय में घुला हुआ है? 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो यहां से एथिल अल्कोहल का आपको यहां पर मात्रा पता चल गई। एथिल अल्कोहल की आपको मात्रा पता चली 46 ग्राम है और जो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो यहां से विलियन का द्रव्यमान पता चला और आपको एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान भी पता चला। चलिए, तो ये बात मैंने यहां पर आपके लिए लिख दी है, आप पढ़ लेना आराम से। तो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं काई। तो इसका मतलब होगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज या मोल अंश हमें ज्ञात करना है और इसी तरह से हमें जल का भी मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है। आइए अब सवाल को आगे लेके चलते हैं, ध्यान समझो। देखो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना बेटा? 46 ग्राम। बात समझ में आ रही है? 46 ग्राम कैसा आ गया? अभी मैंने आपको समझाया 46 ग्राम 46 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान, देखो मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास या अणुभार, मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? देखिए आपको परमाणु दे रखे हैं, देखो उसने आपको यहाँ परमाणु भार दे रखे हैं। सही, परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटॉमिक मास आपको यहाँ पर उसने दे रखे हैं। सही, इन्हीं के सहारे हम मोलर द्रव्यमान या अणु भार को कैलकुलेट करते हैं। देखिए भाई हमारे पास कार्बन है, उसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है? ऊपर तो वो 12 दे रखा है। सही, और कितने परमाणु है कार्बन के? सर 2 हैं, तो गुणा 2 कर दोगे। फिर हाइड्रोजन का आपको ऊपर 1 दे रखा है और कितने परमाणु है? 5 है, गुणा 5 कर दोगे। उसी तरह से ऑक्सीजन का बेटा 16 है और प्लस 1 आ गया। सही है, जब टोटल करोगे तो आपका बेटा कितना बनेगा? आपका बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, बन जाएगा 46 ग्राम पर मोल। सही है, 46 ग्राम पर मोल यहां से बनेगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम जानते हैं कि एथिल अल्कोहल की और जल के हमें दोनों के मोलों की संख्या की आवश्यकता है मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब बहुत ध्यान से समझो यहाँ पर जरा। देखो मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है? इसका मतलब है कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, इसका क्या मतलब है? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, सही है, बटे एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान। समझ में आई बात? इस तरह से निकालते हैं। तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना है सर? 46 है और उसका मोलर द्रव्यमान कितना है सर? वो भी 46 है। तो कितना आ गया सर? हमारे पास आ गया 1 मोल। बताओ समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम मोलों की संख्या को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अपना जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा अवयव है, जिसका नाम क्या है? जल, H2O उसकी। तो बेटा H2O का द्रव्यमान बताइए आप मुझे पहले। सर इसमें तो मैं दे नहीं रखा, देखिए आपको विलियन का द्रव्यमान दे रखा है, सर पता है कितना है? 100 ग्राम। सही है, 100 ग्राम लिखो। और विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, सर पता है 46 ग्राम। तो जब आप इसमें से इसे लेस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 54 ग्राम। सही है, तो 54 ग्राम हमें जल का द्रव्यमान पता हो गया। समझ में बात आ रही है? अब देखो भैया विलियन बराबर क्या होता? विलियन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो अगर हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे? विलायक का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान बराबर विलियन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखो विलियन का द्रव्यमान कितना था हमारे पास? 100 था और विलियन का द्रव्यमान हमारे पास कितना था? 100 ग्राम था। और विलेय का द्रव्यमान कितना था हमारे पास? 46 ग्राम था। इससे 46 ग्राम था, कितना आ गया? 54 ग्राम नहीं आ जाएगा? सही है। अब देखो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई? आपका हाइड्रोजन का परमाणु भार सर 1 है और है कितना हाइड्रोजन? 2 है, गुणा 2 कर दो। ऑक्सीजन का 16 होता है, बराबर 18 ग्राम पर मोल। सही, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो इसके भी हमें मोल की संख्या निकालनी है, सिंपल है। इसका द्रव्यमान लिखो सर, 54 लिख दिया हमने। और नीचे क्या आ गया? कितना? 18। तो 18 के कितने होते हैं सर? 54 होते हैं। तो
3 मोल इसके आ जाएंगे। बात समझो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? चलिए अब मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज हमें चाहिए वो हमने निकाल ली। हमें चाहिए थे विलेय और विलायक, बोले तो एथिल अल्कोहल और जल के मोलों की संख्या, और हमने उसे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, अब हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। देखो हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर कितनी आई है बच्चों, 1 आई है, तो 1 आई है मेरे भाई, ऊपर लिख दो। यहां पर देखो 1 इसके मोलों की संख्या, और इसके कितनी आई 3, तो टोटल कितना हो गया 1/4। जरा भाग करो इसे, कितना आगा, देखिए 0 पॉइंट लगाओगे, एक 0 बढ़ाओगे, यहां हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, फिर कितने बचे आपके पास, 2 बचे, तो फिर 0 उतार लोगे, 20 हो जाएगा वो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, सही है। चलिए तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो बेटा ये आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आइए अब हम देखो जल का कैसे निकालेंगे। हम जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का एक तरीका तो ये है जो मैं आपके सामने लिख रही हूं, 1 माइनस और जो आया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। समझ, एक तरीका तो आपके पास ये है, और दूसरा तरीका बेटा ये है कि जैसे हमने एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाला है वैसे निकाल सकते हो। मतलब यहां लिखो जल का मोल प्रभाज, और यहां लिखो जल के मोलों की संख्या, और नीचे तो बेटा एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो? एक तरीका सेम ऐसा है निकालने का, और दूसरा तरीका ये है। ये तरीका आसान है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है तरीका। समझ रहे हो? देखो मोल प्रभाज में हमेशा याद रखो, चाहे आपने किसी भी यौगिक का विलय या विलायक जो भी आपको दे रखे हैं उसने, या 2 विलयन आपको मिलाकर दे दी उसने, जिस भी यौगिक का अगर आपने किसी भी दो दे रखे थे यौगिक, उसमें से एक का अगर आपने मोल प्रभाज ऐसे करके निकाला, पहले तो ऐसे निकालोगे, सही है, पहला कंपाउंड को तो ऐसे निकालोगे, तो दूसरे कंपाउंड का आप मोल प्रभाज निकाले ना, उसमें ये करें कि 1 माइनस पहले कंपाउंड का, पहले यौगिक का मोल प्रभाज। जैसे हमने भाई यहां पर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लिया, मोल अंश निकाल लिया, तो अब हम क्या करें, 1 माइनस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो हमें दूसरे वाले यौगिक का मोल प्रभाज पता हो जाएगा। तो ये तरीका है भैया आपके पास। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने ये करा ऐसे कर लो। अब है आपकी मर्जी जो आप करना चाहो। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ये आसान भी है, और आई होप आपको भी यही सही लग रहा होगा। भाई कितना आ गया, 0.27, समझे? बताओ कितना आ गया? अरे यार एक में से 0.25 निकाल दो तो 0.75 नहीं आएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। बताइए, ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके बेटे एनसीईआरटी के हैं। देखो ये एनसीईआरटी का उदाहरण है 1.1 और ये एनसीईआरटी की अभ्यास का है 1.5। ये पूछा गया 2020 में और ये वाला पूछा गया 2023 में। बेटा जब हम आपको मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहे थे तो वहां पर हमने आपको ये न्यूमेरिकल करा दिए हैं। तो इन दोनों न्यूमेरिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन दोनों न्यूमेरिकल को सोल्व कर लोगे। या जैसे कि आप अगर मेरी प्लेलिस्ट से न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो पहले बेटा मोल प्रभाज के, मोल अंश के हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराए हैं। पहले आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करते हुए आइए, सही। फिर आप यूपी बोर्ड में जो 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल को उसके बाद नोट कीजिए। समझ रहे हो? तो मोल प्रभाज की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, फिर जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल आए हैं उनको लिखो, फिर उसके बाद जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उनको लिखो। कितनी शानदार फेयर आपकी बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये दोनों न्यूमेरिकल आप वहीं से कंप्लीट करेंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा और देख लो सही है, बिल्कुल कुछ कमी नहीं है मुझे दिखाई दे रही इसमें, और 2019 में हमसे ये पूछा गया था।
तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।